हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 होम साइंस सब्जेक्ट की। चैप्टर हमारा है विकास, संचार तथा पत्रकारिता। इससे पहले के चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें हमारा, जो क्लास 12 एसपी न्यू ग्रुप नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी, जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से है। यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं अपने चैप्टर का, विकास, संचार और पत्रकारिता का महत्व। यानी विकास संचार क्या है और पत्रकारिता में उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले समझते हैं संचार। संचार जो है एक दो तरफा प्रक्रिया है। तो संचार को हम दो तरह से देख सकते हैं जो काम करती है। पहला, इसमें जानकारी देने और लेने दोनों का काम होता है। तो संचार क्या करता है भाई, लोगों को जानकारी देता है। ठीक है, और हम जानकारी दे भी सकते हैं यहाँ से और जानकारी ले भी सकते हैं। संचार मीडिया जैसे अखबार हो गया, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया का उपयोग करके किया जाता है। तो इसका कैसे संचार के माध्यम क्या होते हैं, तो संचार के माध्यम जो होते हैं आपके अखबार हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया। तो इनके द्वारा जो है हम जानकारियां इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या है, संचार के आपके माध्यम है। विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। यानी संचार का काम क्या क्या है भाई, विकास जो भी विकास है उस विकास में लोग कैसे अपने भागीदारी बने, ये सब चीजें बताता है। यानी विकास योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने और इन्हें सशक्त बनाने के लिए संचार जो है एक जरूरी साधन है या माध्यम कह सकते हैं आप। यानी जो भी योजनाएं बन रही हैं वो योजनाएं कैसे लागू होंगी, ठीक है, और भागीदारी कैसे लोगों की बढ़ेगी ताकि लोग इसमें भाग लेकर अपना विकास कर सकें। तो ये सारा कैसे पता लगता है, इस सब चीजों के लिए संचार जो है वो एक जरूरी साधन है। यहीं से लोगों को जानकारियां मिलती हैं। नई तकनीकों की जानकारी देना, संचार से समाज को नई तकनीक जानकारियां मिलती हैं जिससे समाज तरक्की करता है। तो भाई जो भी नई तकनीक आई है संचार में या जो भी जानकारियां हैं, ये सारी चीजें होती हैं और समाज कैसे तरक्की करेगा, तो ये सारी चीजें जो है संचार के माध्यम से समाज तक पहुंचती हैं। छात्रों को संवेदनशील और प्रशिक्षित बनाना, तो हम संचार के माध्यम से क्या कर सकते हैं भाई, छात्रों को ज्यादा संवेदनशील और क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षित बना सकते हैं। कैसे, संचार छात्रों को सामाजिक समस्याओं को समझने, उन पर लिखने बोलने के लिए तैयार करता है। तो संचार बताता है कि भाई समाज में क्या समस्याएं हैं, आपको किस तरह से समाज में इन समस्याओं को लोगों के सामने लाना है, बताना है, लिखना है, इस पे बात करनी है ताकि समाज को अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके, सुधारा जा सके। यह उन्हें एक अच्छा और निष्पक्ष नागरिक बनाती है। तो संचार के माध्यम से जब जानकारियां इकट्ठा होती हैं तो एक जो युवा है वो चीजों को समझता है, वो समाज को देखता है और किस तरह से वो एक निष्पक्ष नागरिक बन सकता है, ये सारी चीजें जो है संचार के माध्यमों से वो समझता है। सभी संस्थाओं को जोड़ने का काम करता है संचार। संचार के जरिए सरकारी हो गए, गैर सरकारी संस्थाएं हो गई और आम लोग जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। तो संचार के द्वारा ही लोग जो है एक दूसरे से संपर्क साधते हैं कि भाई किसकी क्या समस्या है, समस्याओं का कैसे हल निकाला जा सकता है, सरकार कैसे मदद कर सकती है, गैर सरकारी संस्थान कैसे मदद कर सकते हैं, आम लोगों की क्या जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें जो है किससे जुड़ी होती है, संचार से जुड़ी होती हैं। पत्रकारों और विद्यार्थियों की समझ बढ़ाता है। यह वर्तमान और भविष्य के पत्रकारों को समाज की समस्याओं को समझने, ठीक है, तो संचार क्या कर रहा है भाई, जो भी पत्रकार है उनको बताता है कि समाज में क्या समस्याएं हैं, मीडिया के काम को समझने और व्यवहारिक कौशल में बेहतर बनाने में मदद करता है कि भाई मीडिया का क्या काम है, मीडिया कैसे काम कर सकती है, ये सब चीज बताने में संचार जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास क्या होता है, तो देखिए विकास है, विकास का मतलब है बदलाव जो किसी चीज को बेहतर बनाता है। तो विकास का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई अच्छी चीज कर रहे हैं जिससे आपकी जो स्थिति है उसमें सुधार आ रहा है, पहले से आप बेहतर हो गए हैं, तो वही क्या होता है, विकास होता है। यानी किसी भी चीज को और बेहतर बनाना। यह बदलाव सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में होते हैं। तो बदलाव किसमें हो सकते हैं भाई, सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकते हैं और कल्चरल क्षेत्र में भी हो सकते हैं। तो आपका अगर समाज में स्तर बढ़ रहा है तो सामाजिक विकास कहोगे आप, आर्थिक रूप से आप संपन्न हो गए तो आपकी स्थिति बेहतर हुई है तो आप कहेंगे भाई आर्थिक रूप से हम संपन्न हैं। और किसी की संस्कृति का विकास हो रहा है जो काफी बेहतर तरीके से काम कर रही है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसका भी क्या कहेंगे हम, विकास हो रहा है। विकास के दो मुख्य पहलू होते हैं। तो विकास को दो तरह से हम देख सकते हैं। सबसे पहला आता है परिवार परिवर्तन मूलक,
ठीक है, या परिवर्तन का सूचक होता है। तो विकास क्या होता है, हमेशा परिवर्तन का सूचक होता है। जब कोई समाज या व्यक्ति पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचता है तो उसे विकास कहा जाता है। यानी व्यक्ति की पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति, उसमें जो सुधार आया है उसे ही क्या कहा जाएगा, विकास कहा जाएगा। जैसे गांव में स्कूल खुल जाना, तो ये गांव का विकास है भाई, लोग शिक्षित हो जाएंगे जो अनपढ़ थे। बिजली का आ जाना, बिजली आ जाएगी तो बहुत सारी नई तकनीकें आएंगी, बहुत सारी नई चीजें आएंगी, सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लोगों को काम मिलना आदि। तो ये सारी चीजें क्या हैं, परिवर्तन है, और इन परिवर्तनों से ही क्या होगा, समाज का विकास होता है। तो इसलिए विकास जो होता है वो क्या करता है, समाज में परिवर्तन लाता है। सकारात्मक और स्थायी सुधार, तो विकास क्या दिखाता है भाई, सकारात्मक और स्थायी सुधार दिखाता है। विकास का मतलब होता है लोगों के जीवन में सुधार आना बिना किसी शोषण या हिंसा के। यानी बिना किसी शोषण और हिंसा के लोगों में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, समाज में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, लोगों की स्थिति जो है समाज में वो बेहतर हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। और वह सुधार स्थायी हो, ठीक है, साथ में वो सुधार स्थायी होना चाहिए, जबरदस्ती और जोर जबरदस्ती वाला विकास नहीं कि भाई किसी का शोषण करके विकास करना, एक हिंसा करके विकास करना, ये नहीं, ठीक है ना। लोग बिल्कुल जैसा जीवन जी रहे थे वैसा ही जीवन जिए, बस जीवन की गुणवत्ता में जो है वो सुधार आ जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, विकास कहा जाएगा। विकास क्यों जरूरी है, तो देखिए दुनिया में बहुत सी समस्याएं हैं, आप देखेंगे निरक्षरता है, अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, कुपोषण देखने को मिलेगा, खराब स्वास्थ्य देखने को मिलेगा, प्रदूषण देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हल कैसे होगा, जब उस समाज का विकास होगा, वहां पर ये सब चीजें सुधरेंगी तभी तो विकास होगा। तो इसलिए इन सब चीजों को सुधारने के लिए विकास जरूरी है। तो हर समस्या को सुलझाने के लिए उस क्षेत्र का विकास जो है वो जरूरी होता है। विकास पत्रकारिता क्या होती है, यानी किस तरह से विकास के पत्रकारिता के द्वारा विकास किया जा सकता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए विकास पत्रकारिता एक सामाजिक काम है। तो जब हम विकास पत्रकारिता की बात करते हैं तो इसे एक सामाजिक काम मानते हैं, यानी ये समाज से जुड़ी गतिविधियां जिसका उद्देश्य समाज की भलाई और जागरूकता बढ़ाना होता है। तो विकास पत्रकारिता क्या करती है भाई, समाज की भलाई और समाज को जागरूक करने का काम करती है। जैसे पत्रकार अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो टीवी हो गया, अखबार हो गया या रेडियो हो गया, के जरिए समाज की बातें और भावनाएं बाकी लोगों तक पहुंचाती हैं। तो भाई पत्रकार क्या करते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ये सारी चीजों की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसके लिए माध्यम क्या होते हैं, या तो टीवी से, या तो अखबार से, या तो रेडियो से, या तो सोशल मीडिया से। तो ये सारी जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे लोगों को अपनी बात कहने और राय रखने का अधिकार मिलता है। तो भाई इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि अगर व्यक्ति को अपनी बात रखनी है, ठीक है ना, कि क्या चीज़ जरूरी है समाज के लिए, क्या गलत है, क्या चीज़ सही हो रहा है, क्या किसके लिए होना चाहिए, सरकार की क्या भूमिका है, सरकार अपना काम ढंग से कर रही है नहीं कर रही है, लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार है, तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो पत्रकारिता क्या करती है, यही काम करती है, ठीक है ना। आपकी जो जो भी आपकी राय है या जो भी आप कहना चाहते हैं वो क्या करती है, दूसरों तक पहुंचाने का काम करती है। लोकतंत्र में पत्रकारिता बहुत जरूरी हिस्सा है। तो भाई एक लोकतंत्र को स्थायी बनाने के लिए जो है पत्रकारिता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए देश के अंदर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो किसको, मीडिया को कहा जाता है, पत्रकारिता को ही कहा जाता है, क्योंकि समाज को सुधारने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। विकास पत्रकारिता ऐसे लोगों की कहानियां सामने लाती है जिन्होंने नई तकनीक या तरीके अपनाकर समाज में बदलाव लाए, ठीक है। तो पत्रकारिता क्या करती है भाई, ऐसी कहानियां सामने लाती है किस तरह से लोग बदलाव ला सकते हैं, तो प्रेरणा लेकर समाज में वो बदलाव आए। तो ये काम करने का जो प्रयास कौन करता है, पत्रकार ही करते हैं, और पत्रकारिता के द्वारा ये चीज हो भी जाती है। ये पत्रकारिता लोगों की जरूरतों और समस्याओं को उजागर करती है। तो पत्रकारिता क्या करती है भाई, कि एक जगह पर क्या समस्याएं और क्या जरूरतें हैं, क्या सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, क्या होना चाहिए, ये सारे जो पहलू है लोगों के लिए उजागर करती है। जैसे गरीबी हो गई, असमानता हो गई, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन्हें सुधारने के लिए सरकार या संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करती है। तो जो पत्रकारिता क्या करती है भाई, लोगों का ध्यान आकर्षित करती है ना, कि इस क्षेत्र में क्या समस्याएं आ रही हैं, सरकार ने इस पे काम नहीं किया है, ठीक है, या इस जगह भ्रष्टाचार ज्यादा इसलिए काम नहीं हो पा रहे हैं। तो पत्रकारिता क्या करती है, इन सब चीजों को लोगों के सामने लेकर आती है जिससे उनकी समस्याओं को समाधान निकालने का कोई तरीका मिल सके। विकास संचार क्या है, तो देखिए विकास संचार का मतलब है लोगों की भलाई के लिए संचार। यानी विकास संचार का काम है समाज और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना,
यह सामाजिक आर्थिक विकास और लोगों की शांति व सुख को बढ़ाने में मदद करती है। तो विकास संचार क्या करता है भाई, कि जो भी लोग समाज में रह रहे हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से हो, इन सब चीजों को ठीक करने का काम करती है कि भाई कैसे इनको ठीक किया जा सके, कैसे समाज में शांति और सुख लाया जा सके। तो इनके प्रयास होते हैं ये काम करने का। तो लक्ष्य क्या है, सूचना देना और शिक्षित करना। इसका उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन्हें जागरूक बनाना होता है। ठीक है, तो मेन काम क्या है भाई, कि लोगों को जानकारी पहुंचे और वो जागरूक बन सके कि भाई क्या चीजें जरूरी हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार, सफाई आदि के बारे में। इससे लोगों का जीवन बेहतर होता है, क्योंकि अगर लोगों को पता लगेगा भाई कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य किस तरह से सुधारा जा सकता है, ठीक है, रोजगार के अवसर कहाँ हैं, सफाई के क्या फायदे हैं, तो इससे क्या होगा, समाज में सुधार आएगा। ठीक है, सही माध्यमों का इस्तेमाल, ज्यादा असर के लिए ये अलग अलग संचार के साधनों जैसे रेडियो हो गया, टीवी, पोस्टर, नाटक आदि और सीधे बातचीत जैसे समूह चर्चा हो गया, गांव की बैठक का उपयोग करते हैं। तो इनके लिए क्या भाई, माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो क्या करना, रेडियो का सहारा लिया जाता है, टीवी का सहारा लिया जाता है, पोस्टर वगैरह बनाए जाते हैं या नाटक वगैरह आयोजित किए जाते हैं और इनका प्रसार किया जाता है ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्या जो सही जानकारी है। ठीक है, और साथ में अगर कुछ ऐसे जगह है जहां पे ये चीजें जरूरी हैं तो वहां पर क्या कर सकते हैं भाई, छोटे स्तर पर सामूहिक चर्चा कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा करके बता सकते हैं क्या चीजें जो है विकास के लिए जरूरी हैं। ठीक है ना, या गांव में अगर कोई समस्या है तो गांव की बैठक बुलाकर उन गांव में कैसे चीजें सुधारी जा सकती हैं, सब चीजें बताना। तो ये हर समूह के अनुसार तरीका अपनाता है, जैसे गांव वालों के लिए अलग और शहर वालों के लिए अलग। तो अलग अलग तरीके हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, गांव वालों के लिए अलग तरीका होता है, शहर वालों के लिए अलग तरीका होता है। विकास संचार शब्द की शुरुआत, तो देखिए नोरा सी क्यूब्रोल ने 1972 में सबसे पहले विकास संचार शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्हें विकास संचार की मां भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले बात रखी थी कि भाई संचार का विकास होना बहुत जरूरी है, अगर लोगों तक जानकारियां पहुंचेंगी तभी लोग चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इनकी ये जो बात थी, यानी विकास संचार जो शब्द था, इसको बहुत मान्यता मिली, इसीलिए उनको विकास संचार की मां भी कहा जाता है। भाई उन्होंने ये चीज सबसे पहले बताई थी। तो उनके अनुसार यह एक ऐसी कला और विज्ञान है जो कमजोर समाजों को आगे बढ़ने में मदद करता है ताकि बराबरी और लोगों की क्षमता बढ़ाई जा सके। तो भाई अगर विकास संचार होगा, लोगों तक जानकारियां पहुंचेंगी, जो लोग कमजोर हैं, जिनके पास समस्याएं हैं, जिनको चीजों का पता नहीं है कैसे ठीक किया जा सकता है, तो अगर उन तक ये सब चीजें पहुंचेगी तो वो लोग भी क्या होंगे भाई, जागरूक होंगे और सबकी बराबरी में आ सकते हैं। ठीक है, विकासशील देशों के लिए जरूरी है, हमारे ऐसे देश में जहां सब अभी बहुत सुधार की जरूरत है, वहां विकास संचार एक बहुत जरूरी साधन है। तो भाई जिन देशों में अभी भी बहुत सारे सुधार की कमी है, अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, अभी भी संसाधनों की कमी है, लोगों पर जागरूकता नहीं है कि भाई कैसे क्या काम किया जाना चाहिए, तो इन क्षेत्रों में जो है ये काम बहुत जरूरी है, विकास पत्रकारिता यहाँ पर बहुत जरूरी है। विकास संचार के विभिन्न साधन और विधियां, तो विकास संचार किस तरह से काम करता है, तो 4 तरीके हैं, एक अभियान के द्वारा, एक रेडियो टेलीविजन के द्वारा, एक मुद्रण और सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो इन 4 तरीकों से जो विकास के संचार को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इनको स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं अभियान क्या होता है। जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरीके से जानकारी दी जाती है तो उसे अभियान कहते हैं। यानी कोई भी जो जागरूकता है उसको फैलाने के लिए बहुत सारे सरकारों द्वारा या संस्थाओं द्वारा जो है तरीके अपनाए जाते हैं ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके, तो उसे अभियान कहा जाता है। ये एक योजना के तहत चलाया गया प्रचार या कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक योजना के तहत चलाया जाता है, चाहे गवर्नमेंट कर रही होती है, जैसे चाहे सरकारी संस्थाएं, चाहे गैर जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वो इनको करती हैं ताकि भाई ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और उसका फायदा मिल सके। अभियान में मिश्रित तरीके से जानकारी देना, एक अभियान में कई तरीके का उपयोग किया जाता है, जैसे बैठकें करी जाती हैं, भ्रमण जैसे रैली और दौरे निकाले जाते हैं, अखबारों के लेख पर्चे छपवाए जाते हैं, प्रदर्शनियां करी जाती हैं, ठीक है ना, और सब मिलकर लोगों तक एक खास विषय की जानकारी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर खास विषय की जानकारी है लोगों तक पहुंचाना है तो अलग अलग माध्यमों से क्या है लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, चाहे वो क्या हो सकता है भाई, रैली निकाली जा सकती है, पोस्टर छपवाए जा सकते हैं, ठीक है, या भाषण दिए जा सकते हैं, ठीक है ना, डोर टू डोर कंपेन किया जा सकता है, अखबारों में लिखा जा सकता है अभियान के बारे में। तो ये सारे तरीके होते हैं ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके किसी चीज के लिए। अच्छी तरह से आयोजित कार्यक्रम होते हैं, तो यह योजना बनाकर किया जाता है, जैसे चुनाव अभियान में नेता अपनी बात पहुंचाने के लिए जनसभाएं करते हैं, पर्चे बांटते हैं, रेडियो टीवी पर विज्ञापन देते हैं। तो क्या होता है भाई, योजना बनाकर किए जाते हैं अभियान कि भाई
अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां करी जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा भाई क्या चीजें सही हैं, जनसभाएं करेंगे, ठीक है ना। जरूरी जानकारियों को पर्चे के माध्यम से लोगों में बांट दिए जाएंगे, टीवी पर दिखाया जाएगा विज्ञापन के तौर पर, आपने देखा ही होगा भाई, जैसे पोलियो अभियान हो गया, ठीक है ना, पल्स पोलियो अभियान हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं, तो इस तरह से क्या है बताया जाता है ताकि जो सही जानकारी है लोगों तक पहुंच सके। जनता को साफ संदेश मिलता है। अभियान का मकसद होता है कि किसी खास विषय पर लोगों को जानकारी देना, जैसे स्वास्थ्य हो गया, ठीक है ना, शिक्षा हो गया, आपने देखा होगा भाई शिक्षा सबके लिए जरूरी, ठीक है ना, और स्वास्थ्य का आपने देखा होगा भाई स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है ना, मतदान जैसे होते हैं तभी भी दिखाया जाता है भाई मतदान करना जरूरी है, या पर्यावरण से संबंधित जो भी किस तरह से भाई पर्यावरण को बचाया जा सकता है, तो ये सारी चीजें जो अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। स्मृति में छापा जाता है, यानी स्मृति में लोगों को ऐसे बताया जाता है कि भाई उनकी स्मृति में रहे, याद रहे वो चीज, ठीक है ना, ऐसे स्लोगन वगैरह लिखे जाते हैं। अभियान लोगों को सोचने पर मजबूर करता है और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह लोगों को सही व्यवहार अपनाने के लिए तैयार करता है। तो भाई इस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है कि लोगों को समझ में आता है भाई, उनकी स्मृति में छाप पड़ती है कि भाई ये चीज जरूरी है, अगर ये चीज नहीं करेंगे तो समाज में समस्याएं आ सकती है, हमारा भी नुकसान है और समाज का भी नुकसान है, ठीक है। समयबद्ध कार्यक्रम भी होते हैं इसके अंदर। कुछ अभियान एक निर्धारित समय के लिए चलते हैं, जैसे पोलियो अभियान आपने देखा होगा, महीने के किसी रविवार को चलाया जाता है। विकास संचार के लिए उपयोगी माध्यम, तो देखिए विकास संचार के लिए जो उपयोगी माध्यम है जिनसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो इसमें आपका प्रिंट मीडिया जाता है, जिसमें अखबार और पोस्टर होते हैं, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, छोटी फिल्में कई बार बना दी जाती हैं, लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। इन सभी का उपयोग करके लोगों को किसी विषय पर जागरूक किया जा सकता है, ठीक है। तो अभियान जो है इन तरीकों से किए जाते हैं। तो एक अभियान देखते हैं हम, स्वच्छ भारत अभियान, जो भारत में चलता है, आज भी चल रहा है ये। तो अभियान की शुरुआत की बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत मिशन की। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014, यानी जो महात्मा गांधी जयंती होती है, को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो गांधी जी का भी जो सपना था भाई स्वच्छ भारत रहे, आसपास जो है समाज जो है वो स्वस्थ रहे, ठीक है ना, साफ सुथरा रहे, तो उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत करी थी कि हम देश के हर शहर में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? खुले में शौच को पूरी तरह समाप्त करना, यानी सभी लोग शौच के लिए शौचालय ही उपयोग करें। तो मुख्य उद्देश्य यही था भाई कि जो गंदगी है जो बाहर लोग फैलाते हैं उसको कम किया जाए, और इसके लिए क्या किया जाए भाई, जो खुले में शौच होती है उसको बंद किया जाए, ठीक है। तो ये इसका जो था मुख्य उद्देश्य था। जन आंदोलन ये केवल सरकार का नहीं, हर नागरिक का अभियान बना। गांव शहर सभी जगह पर यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान की तरह चलाया गया, ठीक है। तो पूरे देश के अंदर जो है इसको एक अभियान को हर एक नागरिक का अभियान माना गया और हर घर तक इसको पहुंचाया गया, ठीक है ना, स्वच्छता अभियान जो था। तो ये जन आंदोलन बनकर उभरा। मुख्य कार्यक्रम क्या थे? घर घर शौचालय बनाए गए, ठीक है, सामुदायिक शौचालय बनाए गए कि भाई हर घर में शौचालय बनाए जाएंगे, और जिस जगह पर अगर भाई हर घर में शौचालय नहीं बनाए जाते तो सामुदायिक शौचालय बनाए जाए ताकि लोग उसका इस्तेमाल करें। लोगों को व्यवहार बदलने के लिए जागरूक किया गया कि भाई कोई भी जो है वो बाहर ये सब चीजें ना करे, ठीक है ना, उनको जागरूक किया गया, उनके नुकसान बताए गए। शौचालय के उपयोग और निर्माण की निगरानी के लिए तकनीकी तंत्र अपनाए गए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया भाई, तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, निगरानी रखी गई कि कोई भी जो है ये नियम को तोड़े ना। ये नियम बनाए गए हैं भाई स्वच्छता अभियान के, उन पर जो है अगर कोई तोड़ता है तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई करी जाए। तो ये सारी जो चीजें रखी गई उस टाइम। 2014 से 2019 तक इस समय ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने की कोशिश करी गई, ठीक है। तो इस ये जो पूरा कार्यकाल था इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाए गए। दूसरा जो एक अभियान था, रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई थी। इसका क्या मकसद था? तो देखिए HIV एड्स के बारे में पूरे देश में जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष ट्रेन अभियान चलाया गया था। इस ट्रेन का नाम था रेड रिबन एक्सप्रेस। तो एक भाई बीमारी फैली थी जो थी एड्स, ये बहुत भयंकर बीमारी थी और इसका लोगों को पता नहीं था, तो जागरूक करना जरूरी था। तो इसलिए ये जो था रेड रिबन एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलाई गई ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके एड्स के प्रति। तो मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये देशव्यापी यात्रा थी। यह ट्रेन पूरे भारत में घूमी और एक साल में 9000 किलोमीटर से ज्यादा चली। 180 जिले और 43,200 गांवों में पहुंची। ट्रेन ने 180 स्टेशन होल्ड पर रुककर 43,200 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए। तो ये ट्रेन भाई अलग अलग क्षेत्रों में गई, अलग अलग स्टेशनों पे रुकी, वहां पे जितने भी गांव थे उन गांवों को जागरूक किया इस चीज के बारे में। तो एक बड़ा अभियान जो है ये चलाया गया था। 7 कोचों वाली ट्रेन थी। इन डिब्बे में शिक्षा
शिक्षात्मक सामग्री थी जो HIV, एड्स और TB जैसे जुड़ी जानकारी देती थी। तो ये बताती थी भाई कि जो भयंकर बीमारियां उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, क्या चीजें, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये सारी जागरूकता के तहत, अभियान के तहत ये चलाया गया एक अभियान था। आधुनिक सुविधाएं थी 3D मॉडल, टच स्क्रीन, LCD प्रोजेक्टर, लोक मंच, नुक्कड़ नाटक, डॉक्टरों के परामर्श कक्ष, ये सब मिलकर लोगों को बीमारी के कारण, उनके लक्षण और बचाव के बारे में बताते थे। तो मुख्य उद्देश्य यही था भाई, लोगों को जागरूक करना कि किस तरह से इन बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। लोक कला के जरिए जागरूकता भी फैलाई गई यहाँ पर। तो कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक किए, लोकगीत, कहानियां हो गई, वीडियो हो गई, और समूह परामर्श सत्र के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया गया बीमारियों के बारे में। सहभागी संस्थाएं, तो इस परियोजनाओं में शामिल बहुत सारी संस्थाएं भी थी जो सहभागी थी, जैसे NACO राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन हो गया, नेहरू युवा केंद्र हो गया, यूनाइटेड नेशन की यूनिसेफ हो गई, ठीक है ना, UN एड्स संस्था हो गई, भारतीय रेल हो गया। तो इन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस अभियान को चलाने में। रेड रिबन एक्सप्रेस के उद्देश्य क्या थे? तो एड्स के बारे में सही जानकारी फैलाना, बीमारी के प्रति डर और भेदभाव को कम करना था, इसमें रोकथाम और इलाज के तरीकों को बताना था, स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो ये मुख्य जो उद्देश्य थे इस ट्रेन को चलाए जाने के, रेड रिबन एक्सप्रेस के। अब समझते हैं मीडिया के जो साधन हैं, संचार के जो साधन हैं, वो किस तरह से मदद करते हैं जनसंचार लोगों तक पहुंचाने में भाई, कौन सामाजिक विकास करने में, या लोगों के जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे उनमें जागरूकता फैल सके। तो रेडियो का क्या योगदान है ये समझते हैं। देखिए, रेडियो एक सस्ता, आसान और लोकप्रिय जनसंचार का तरीका है। ये विकास के लिए एक बेहद उपयोगी माध्यम है। ठीक है, तो जनसंचार में रेडियो का सबसे पहले जिक्र होता है क्योंकि ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है और आम लोगों तक भी आसानी से इसके द्वारा पहुंचा जा सकता है। लाखों लोगों का भरोसेमंद स्रोत है। तो भारत में आज भी कई लोगों के पास सिर्फ रेडियो है। रेडियो ऐसा माध्यम है जिससे वे जानकारी ले सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भी बहुत सारे लोगों के पास आप देखेंगे रेडियो जो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है तो उसका ज़्यादा ट्रेंड है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी अगर गाँव वगैरह क्षेत्रों में देखोगे तो लोग रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। चलते फिरते सुन सकते हैं। तो रेडियो की खासियत यह है कि इसे काम करते वक्त, आराम करते समय या कहीं भी सुन सकते हैं। इसे देखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सुनना होता है, जिससे समय की बचत होती है। ठीक है, तो कुछ भी काम करते हुए भी हम रेडियो को सुन सकते हैं और उससे जो भी जानकारियां हैं वो ले सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी उपयोगी है। तो जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए रेडियो बहुत फायदेमंद होती है। उन्हें आसपास की दुनिया की खबरें और जानकारियां मिल जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, इसकी खबरें मिलती हैं। प्रिंट मीडिया, अखबार के मुकाबले रेडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो रेडियो की पहुंच जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो अनपढ़ लोग भी क्या कर सकते हैं, इसे सुन सकते हैं और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। जन सेवा उद्घोषणा, ये बहुत छोटे संदेश देते हैं, जैसे 10 से 60 सेकंड तक, आमतौर पर तुकबंदी या आकर्षक भाषा में होती है। टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया पर कार्यक्रमों के बीच चलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा आपने देखा होगा भाई, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जरूरी जानकारियां जो होती हैं वो छोटे छोटे ऐड के रूप में दी जाती हैं। उद्देश्य क्या है? लोगों को सावधान, जागरूक, प्रेरित करना, किसी अच्छे काम के लिए सूचना या सुझाव देना, ये हमेशा जनहित में होते हैं। तो भाई लोगों को जागरूकता फैलाना, जानकारी देना, ठीक है ना, सुझाव देना, तो ये सारे काम जो रेडियो के माध्यम से किए जाते हैं जो लोगों के जनहित के लिए जरूरी हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यातायात के नियमों का पालन करें, ठीक है, तंबाकू को ना कहें, एक कदम स्वच्छता की ओर, टीकाकरण जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे आप स्लोगन भी सुनते होंगे रेडियो पर। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों तक जो जानकारियां पहुंचाई जाती हैं। विशेषताएं क्या हैं? इनके नारे छोटे, आसान और यादगार होते हैं। बार बार प्रसारण से ये लोगों के मन में बैठ जाते हैं। ये सोचने और व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बहुत छोटे छोटे नारे होते हैं, वो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बार बार वो दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी ऐड होती है ना जो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो होता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो दिमाग में बैठ जाती हैं और लोग आसानी से जो है उस चीज़ को पढ़ते हैं और कर लेते हैं। ठीक है, व्यवहार में ले आते हैं। सामुदायिक रेडियो, ये स्थानीय स्तर पर का रेडियो स्टेशन होता है जो स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय भाषा में स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चलाया जाता है। इसे हम लोगों का अपने रेडियो भी कह सकते हैं। तो कुछ जो होते हैं भाई सामुदायिक रेडियो होते हैं, एक स्थान पर चलाए जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो भी लोग हैं आसपास के, वो इन सब चीज़ों को सुनते हैं और जो भी जरूरी जानकारियां होती है वो क्या करते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? रेडियो को इंटरएक्टिव बनाना,
यानी पहले रेडियो में फीडबैक नहीं मिलती थी, लेकिन सामुदायिक रेडियो अब लोगों को बोलने और प्रतिक्रिया देने का मौका देते हैं। यह अब एक जनसंचार का माध्यम बन चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है भाई, आप कोई राय नहीं दे सकते थे, लेकिन इसमें क्या होता है भाई, आप राय दे सकते हैं, क्योंकि सामुदायिक होता है, आसपास का होता है, आपको लगता है भाई इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो आप उनको बोलोगे तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें और भी चीजों में सुधार ला सकते हैं। सरकार की पहल और समर्थन, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्थानीय रेडियो स्टेशन CRS को बढ़ावा दिया है। गैर सरकारी संगठन इनको चलाने में मदद करते हैं, तो सरकार ने भी इनको फायदा वो किया है, प्रोत्साहन दिया है इन रेडियो स्टेशनों को, जो लोकल होते हैं, सामूहिक होते हैं, और साथ में जो गैर सरकारी NGO हैं वो भी क्या करती हैं, इनको चलाने में मदद करती हैं। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर चलाया जाता है। कम लागत में रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाता है, लोगों को प्रशिक्षण देकर रेडियो संचालन सिखाया जाता है। तो इसमें फायदा ये भाई कि कम लागत में ये रेडियो स्टेशन बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सामुदायिक होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, लोगों को प्रशिक्षण दे दिया जाता है और उसके आधार पर ये लोग क्या करते हैं, इसका संचालन करते हैं। स्थानीय भाषा और विषय वस्तु, सभी कार्यक्रम स्थानीय भाषा में होते हैं। यहाँ पर विषय वही होते हैं जो स्थानीय लोगों से जुड़े होते हैं, जैसे खेती, स्वच्छता, शिक्षा आदि। तो इसमें भाई जो लोकल स्टेशन है बनाए जाते हैं, लोकल लोगों के लिए बनाए जाते हैं, तो लोगों की जो जानकारी से संबंधित मुद्दे होते हैं वही इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, लोगों की भागीदारी, लोग खुद प्रोग्राम में भाग लेते हैं, अपने विचार, कहानियां, गीत आदि साझा करते हैं। तो भाई लोग इसमें प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं कि जो भी जानकारियां, जो भी कहानियां, या जो भी चीजें बताना चाहते हैं वो सब चीजें इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रतिभा को मंच भी मिलता है, यानी अगर कोई प्रतिभाशील है तो वो भी इसमें भाग ले सकता है, तो उससे उनको भी मंच मिल जाता है। विकास में सहायक है, सामुदायिक रेडियो में लोगों की आवाज बनती है और उन्हें समाज के विषय में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो ये लोगों की क्या बनती है भाई, आवाज बनती है। अगर आप भी अपना कुछ मत रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर रख सकते हैं, तो इससे भी क्या होता है, फायदा होता है। युवाओं के लिए अवसर है, यह युवाओं को पत्रकारिता और विकास संचार में करियर के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है ना, DGSC जैसे क्षेत्रों में रोजगार का जो मार्ग खोलती है। तो ये करियर के लिए भी ऑप्शन है, विकास संचार में आप पत्रकारिता कर सकते हैं और बहुत सारे करियर ऑप्शन भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं हैं, तो गैर सरकारी संस्थाएं, NGO और शैक्षणिक संस्थाएं जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो के लिए लाइसेंस ले सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं कॉलेज स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर भी छोटे सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनाए जा सकते हैं, जहां सर आप लोग छात्रों के लिए और लोगों के लिए अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है भाई, सामुदायिक रेडियो के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार के द्वारा, उसके बाद ये चलता है। कुछ सफल उदाहरण, तो सामुदायिक रेडियो का उपयोग के कुछ सफल उदाहरण, असफल प्रयास एवं कुछ उदाहरण, वनस्थली विद्यापीठ जैसे राजस्थान में आप देख सकते हैं, स्वनियोजित महिला संस्थान सेवा गुजरात में आप देख सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय DU जो FM उत्तरी दिल्ली में। तो ये सारे क्या हैं, ये सामूहिक जो है संचार के माध्यम में रेडियो के जो चलते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा भी लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जाती हैं। ऐसे ही अन्य सामुदायिक रेडियो अन्य समुदायों को उनकी समस्याओं को उठाने और समाधान खोजने में सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, जो सामुदायिक रेडियो है, जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस तरह से ठीक किया जा सकता है और क्या उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, ये सब चीज़ों जो है बताई जाती हैं। ठीक है, अब समझते हैं टेलीविजन, दूसरा जो जनसंचार का माध्यम है। तो स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक जुड़ाव, तो टेलीविजन पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल होते हैं। इसमें बहुत से कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जैसे बातचीत वाले शो हो गए, रियलिटी शो हो गए, प्रतियोगिताएं हो गए। लोग इसमें भाग लेकर अपने विचार और प्रतिभा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, ये दृश्य माध्यम होता है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है। इसमें बहुत सारी नई चीजें जुड़ गई हैं, इसमें आप बातचीत वाले शो ला सकते हैं, कुछ रियलिटी शो ला सकते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता वाले होते हैं, या आपकी अगर कोई प्रतिभा है आप वहाँ पर प्रतिभा दिखा सकते हैं, टेलीविजन पर जाकर अपने विचार रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो माध्यम, ये एक माध्यम है जो लोगों को दिखाने का मौका देता है। सूचना और जानकारी का साधन है ये, टेलीविजन से दर्शकों को नई नई बातें जानने का मौका मिलता है। यहाँ लोगों के लिए जानकारी और शिक्षा का नया दरवाजा खुलता है, तो यहाँ से लोग अपने लिए बहुत सारी जानकारी और शिक्षा से संबंधित चीजें देख सकते हैं। शैक्षिक और जन हित के कार्यक्रम होते हैं, तो कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं शिक्षा और जनहित से जुड़े कार्यक्रम चलाती हैं। निजी चैनल भी गंभीर सामाजिक विषयों पर कार्यक्रम दिखाते हैं, जैसे क्योंकि जीना इसी का नाम है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं सामाजिक विषय से शो हैं, जहाँ पर समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है ना, तो समाज से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनको जो है दिखाया जाता है कि भाई समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, समाज में क्या समस्याएं हैं, कैसे समाज में चीज़ों को बदला जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। मनोरंजन है यहाँ पर, प्लस शिक्षा प्लस ज्ञान, ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो टेलीविजन में केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह विकास संचार का भी एक असरदार माध्यम है। ठीक है, यह शिक्षा, जागरूकता और ज्ञान देने का काम करता है। ठीक है, तो तीनों तरीके से ये उपयोगी है। एडुसेट
सितंबर 2004 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडुसेट नाम का एक खास शिक्षा उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया था। यह क्यों खास था? तो देखिए, यह भारत का पहला ऐसा उपग्रह था जिसे केवल शिक्षा के लिए बनाया गया था। इसका एक और नाम है GSAT-3। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था? तो ये एक तरह से उपग्रह था, शिक्षा उपग्रह बनाया गया था। शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट के तौर पर इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका मकसद था पूरे देश में, खासकर पूरे जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को पहुंचाना था। ठीक है, तो डायरेक्ट शिक्षा लोगों तक पहुंच सके, तो ये इसलिए उपग्रह लॉन्च किया गया था। यह एक इंटरेक्टिव यानी बातचीत आधारित और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली डिस्टेंस लर्निंग को सपोर्ट करता है कि भाई लोग क्या है, एक जगह बैठकर और जो भी इनको शिक्षा की जरूरत है वो इस सैटेलाइट के माध्यम से वो सारी शिक्षाएं ग्रहण कर सके। ये जो था इस उपग्रह का मुख्य मकसद था। भारत के लिए क्या महत्व है? यह दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल राष्ट्रीय विकास के लिए कर रहा है। तो इससे पता लगता है कि भाई जो अंतरिक्ष तकनीक आज इतनी ज़्यादा प्रभावी है उसका इस्तेमाल भारत ने राष्ट्रीय विकास के लिए किया है। इससे गाँव में अच्छी शिक्षा पहुंची है। तो इससे क्या होता है भाई, गाँव तक भी जो शिक्षा है डायरेक्ट पहुंच गई है। यह एक वैकल्पिक माध्यम बन गया शिक्षा देने के लिए। तो शिक्षा देने के लिए क्या है, एक वैकल्पिक माध्यम है जहाँ पर अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो इसके माध्यम से वो शिक्षा लोगों तक पहुंच जाए। तो ऐसा जो थी गवर्नमेंट की पहल थी। फिर आता है मुद्रण माध्यम संचार का। यह जनसंचार का सबसे पुराना और बुनियादी तरीका है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे अखबार हो गए, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तकें हो गए, पर्चे, ब्रोशर, साप्ताहिक समाचार पत्र आदि। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? मुद्रण माध्यम के अंदर आते हैं। ये पहले बहुत ज्यादा विकसित हुआ करती थी, अब इनका थोड़ा सा स्तर कम हुआ है, लेकिन आज भी ये बहुत उपयोगी है। मुद्रण माध्यम की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, देश में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के अखबार हैं, लेकिन बहुत कम क्षेत्रीय अखबार ऐसे हैं जो गांव और खेती की समस्याओं पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मुद्रण की विशेषता ये भी रही है कि भाई बहुत सारे आपको अखबार देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अगर देखें तो भाई गांव में जो खेती की जो समस्या है और भी समस्याएं हैं, उनको जो है अखबार नहीं हल कर पाते, क्योंकि गांव में भाई गरीब किसान रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो अखबार पढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा इसमें कम देखने को मिलती हैं। ये एक लगातार सीखने का माध्यम है, लोगों को नई जानकारी और ज्ञान देता है। तो भाई इसमें क्या होता है, लोगों को हमेशा जानकारियां मिलती रहती है, नई जानकारी लोग ले सकते हैं यहाँ पे। आज भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट का जमाना है, लेकिन प्रिंट मीडिया की अहमियत आज भी बनी हुई है। ठीक है, तो भाई आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, पेपर पे लोग थोड़ा कम विश्वास रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी जो है ये अपनी जगह बनाए हुए है। आज भी जो है ये इसकी अहमियत है। अखबार या किताबें पढ़ने का असर लंबे समय तक मन में बना रहता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमारे दिमाग में काफी लंबे समय तक रहती हैं। ठीक है, पत्रकारों का कार्य क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए, समाचार इकट्ठा करना, साक्षात्कार करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना, टेलीफोन या ईमेल से संपर्क करना, फिर इन खबरों को संपादकों को भेजना, यह सब काम एक प्रिंट मीडिया पत्रकार का ही होता है। तो भाई समाज जो पत्रकारों का कार्य क्या है, पत्रकार क्या करते हैं भाई, उनकी पत्रकारिता यही है भाई, जो भी चीजें हो रही हो, चाहे साक्षात्कार हो रहे हो, चाहे टेलीविजन के प्रोग्राम हो रहे हो, या फिर कोई घटना हुई हो या कोई इवेंट हो, तो इन सब चीजों की जानकारी को इकट्ठा करके संपादकों तक पहुंचाना, जो उसको दूसरे लोगों को बताएं, ये सारा काम किसका होता है? पत्रकारों का ही तो काम होता है। ठीक है, तो यही क्या करते हैं, सारा काम करते हैं। मुद्रण माध्यम का प्रभाव क्या है? तो देखिए, शिक्षा का साधन। तो मुद्रण माध्यम का आज प्रभाव देखें तो सबसे पहले शिक्षा का साधन है ये जनता को शिक्षित करता है, सोचने पर मजबूर करता है। तो ये क्या भाई, शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मुद्रण, क्योंकि कोई भी जब हम किताब पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो क्या करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। लोकतंत्र को मजबूत करता है, यह सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देता है, लोग अपने विचार प्रकट करते हैं, सरकार को सुधार के लिए सुझाव देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई कि जो भी लोगों की नीतियां लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि भाई लोकतंत्र जो बनता है वो लोगों से बनता है, और लोगों को जो भी समस्याएं हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, लोगों सरकारों तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद सरकार क्या करती है, उनको देखती है और सुधारने के जो भी काम हो सकते हैं वो करती है। ठीक है, तो इसलिए लोकतंत्र के लिए भी ये जरूरी है। आम जनता की आवाज बनता है, लोग अपनी भावनाएं और समस्याएं इसके माध्यम से जाहिर कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा भी बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं, जब पत्रकार जाते हैं तो वो अपनी समस्याएं और भावनाएं व्यक्त करते हैं, फिर उनको किस पे छापा जाता है, अखबारों में छापा जाता है, और उसके बाद लोग क्या होते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं और जुड़ते हैं उसके साथ, और अगर वो गलत है तो उसके प्रति जो है सरकार की जवाबदेही भी बनती है। तो लोग क्या करते हैं, सरकारों से जवाब भी मांगते हैं भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये आम जनता की आवाज भी बनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अभी भी ऐसे पत्रकारों की संख्या कम है जहां गांव की समस्याओं पर गंभीरता से लिखते हैं, लेकिन फिर भी प्रेस की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। तो भाई हमने देखा था कि पत्रकार बहुत ऐसे हैं जो गांव की
समस्याएं हैं उनमें कम गंभीरता दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो इसका भी अपना एक महत्व है। विकास पत्रकारिता का प्रयोग हमारा गांव क्षेत्र, तो विकास पत्रकारिता का अगर हम प्रयोग देखें, जो हमारा गांव क्षेत्र इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो हमारा गांव क्षेत्र एक ऐसा प्रयोग था जिसमें पत्रकारिता के जरिए एक गांव की समस्याओं को उजागर किया गया और फिर उसके समाधान भी निकाले गए। तो भाई जो पत्रकारिता है वो गांव क्षेत्रों में लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको भी जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक प्रयास था हमारा गांव क्षेत्र, इसका यही यूज हुआ भाई इस अभियान का, क्या कह सकते हैं, इस विकास पत्रकारिता का, कि भाई ये गांव तक गए और गांव में जो भी समस्याएं थी वो सरकारों तक पहुंचाई कि भाई ये लोगों की समस्याएं जिनको सुना नहीं जा रहा है। तो इससे क्या हुआ भाई, उस गांव में जागरूकता फैली और लोगों ने अपने जो भी मांगे थी उनको रखा सामने और ये सारी मांगे सरकारों तक पहुंची। तो इससे क्या होता है भाई कि सरकार भी जागरूक होती है कि भाई इन क्षेत्रों में क्या काम करने हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा अभियान था। मुख्य बिंदु क्या थे, यह परियोजना 1969 यानी 69 में शुरू हुई। छत्रा नामक गांव जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में है, हिंदुस्तान टाइम अखबार के संपादक और रिपोर्टरों ने अखबार में गांव क्षेत्र पर एक पाक्षिक कॉलम यानी हर 15 दिन में छपने वाला लेख शुरू किया गया इसके अंदर। इसमें गांव के लोगों की जीवन स्थितियों का वर्णन, समस्या और उनकी कहानियां छापी गई कि भाई इस गांव में क्या समस्याएं, किस तरह से गांव में जो चीजें हैं वो सही नहीं चल रही हैं। तो इन सब चीजों को क्या किया गया, छापना शुरू किया गया हिंदुस्तान टाइम के संपादक के द्वारा। रिपोर्टर गांव में जाकर संवेदनशीलता से वहां की हालात समझते और उसे लिखते। तो भाई रिपोर्टर जो होते थे वो हर गांव जाते थे और उस गांव में जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को अच्छे से देखते थे और उसकी संवेदनशीलता को समझते थे, बाद में उसको छापते थे। सरकार और कई संस्थाओं का ध्यान गांव की ओर गया, गांव की कई समस्याओं का समाधान भी हुआ। तो इससे क्या हुआ भाई, जो सरकार थी और बहुत सारी संस्थाएं थी उनका भी भाई ध्यान गया कि ये समस्या इस गांव में, और बाद में सरकार ने बहुत सारे काम भी इन समस्याओं को ठीक करने के लिए किए। मुख्य सुधार क्या हुआ, गांव में चौपाल यानी बैठक स्थल बनाए गए, पुल और सड़कें बनी, गांव में बैंक की शाखा खोली गई, नई योजनाएं शुरू हुई जिससे लोगों की आय बढ़ी, बिजली और पानी की समस्याओं को हल किया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, विकास पत्रकारिता का एक उदाहरण देख सकते हैं कि एक क्षेत्र में जो पत्रकार जाते हैं वहां की समस्याओं को बताते हैं तो सरकार और संस्थाएं भी जागती हैं और उसके बाद जो भी बुनियादी चीजें हैं उनको पूरा करने का वो काम करती हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी यह एक ऐसा शब्द है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूर संचार तकनीक जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल सब शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि जानकारी भेजी और प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इसमें जितने भी आपके मीडियम है संचार के उन सबको शामिल किया जाता है जो महत्वपूर्ण तौर पर है। इनमें मोबाइल को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो आईसीटी का इस्तेमाल लोगों तक सूचना और जानकारी पहुंचाने के लिए किया जाता है। इससे कृषि हो गया, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। ठीक है, सूचना संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग और विकास, तो इसका कैसे उपयोग और विकास बढ़ा है, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग अब विकास में बहुत मदद कर रहा है। जैसे ई गवर्नेंस शुरू हुई है, यानी गवर्नमेंट क्या करती है भाई, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों की जो समस्याओं को सुलझाने का काम कर रही है, जिसमें सरकार की सेवाएं लोगों तक कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए पहुंचती हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस शुरू करी गई है। इससे सरकार की योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुंचती है और समावेशी विकास संभव होता है। तो इसका क्या हुआ भाई, इससे कि जो भी समस्याएं हैं वो सब तक पहुंचती हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं वो गवर्नमेंट तक भी पहुंचती हैं जिससे उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो चालू की गई हैं जिससे सभी लोगों का विकास हो सके। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग के असर क्या हुए हैं, तो देखिए आईसीटी ने हमारे वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। तो भाई सूचना प्रौद्योगिकी ने हर क्षेत्र में क्रांति करी है, हर क्षेत्र में वो बदलाव लेकर आई है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग और ग्रामीण क्षेत्र, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण लोगों को मिल सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरकार ने ई चौपाल, जो टेली सेंटर योजनाएं हो गई शुरू की हैं जिससे गांवों में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हुई हैं। ठीक है, तो अब गांव में भी क्या है, इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, तो जरूरी जानकारी या जो भी सेवाएं हैं वो लोगों को इसके माध्यम से मिल जाती हैं। तो इससे गांव और शहर के बीच की दूरी कुछ हद तक कम हुई है। तो इससे क्या हुआ भाई, गांव और शहर में जो थोड़ा कमी थी, यानी जो सुविधाएं गाँव में नहीं मिल पाती थी, इसके माध्यम से वो सुविधाएं गाँव तक भी पहुंची हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि SARI परियोजना है, यानी सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया, यानी ग्रामीण भारत में टिकाऊ विकास। तो तमिलनाडु राज्य में लगभग 80 टेलीसेंटर मंडप बनाए गए हैं इसके द्वारा। इसमें ग्रामीण लोगों को कंप्यूटर शिक्षा, ईमेल, इंटरनेट चलाना सिखाया गया।
ई सरकारी सेवाएं भी दी गई, जैसे प्रमाण पत्र बनवाना आदि। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए एक जगह पर। ठीक है ना, उनको क्या किया गया भाई, पहले सिखाया गया कि कैसे इंटरनेट पे आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद जरूरी जो सेवाएं वो इंटरनेट के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई गई। दूसरा है सेवा स्वनियोजित महिला संघ, महिलाओं को स्वावलंबी और रोजगार युक्त बनाना। इसमें महिलाओं को आय, भोजन, स्वास्थ्य, शिशु देखभाल आदि में सहायता देना। ठीक है, तो इसके माध्यम से महिलाओं को भी क्या किया गया भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया गया, वो स्वनियोजित अपना खुद स्वरोजगार क्रिएट कर सकें और हर क्षेत्र में खुद अपना विकास कर सके, तो इसके लिए परियोजना शुरू करी गई थी। तकनीक के उपयोग से सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं को कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि चलाना सिखाया गया, उन्हें फैक्स मशीन, वीडियो और उपग्रह संचार का भी प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, तो ये सारे काम कराए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में काम CLC, ठीक है ना, कम्युनिटी लर्निंग सेंटर यानी सामुदायिक शिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जहां महिलाओं को इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र यानी बिजली, मशीन, कंप्यूटर में भी ट्रेनिंग दी गई है, यानी महिलाओं को भी जो आधुनिक नई तकनीक है उनको सिखाने का काम किया गया इसके माध्यम से। ठीक है, अब समझते हैं जीविका के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल। यानी जब हम संचार की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है संचार में जो है किस तरह से जीविका के लिए आप जरूरी ज्ञान और कौशल यूज कर सकते हैं जिससे आपको काम मिले, रोजगार मिले। तो सबसे पहले देखिए, संज्ञानात्मक कौशल के द्वारा किया जा सकता है, यानी किसी भी समस्या को पहले अच्छे से समझना, फिर उसे रचनात्मक और प्रभावशाली ढंग से जो है लिखना या बोलना आना चाहिए। ठीक है, तो संज्ञानात्मक कौशल जरूरी है। पहले क्या, किसी चीज को समझना है, फिर उसे रचना देना है, फिर उसे क्या करना है, प्रभाव तरीके से बताना है। उदाहरण जैसे न्यूज रिपोर्टिंग या विज्ञापन में जब कोई जानकारी दी जाती है तो उसे सोच समझकर और ध्यान खींचने वाले तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यानी आप जब भी कोई ऐड देखते हैं तो ऐड में आपको ऐसा लगता है ना भाई, आप ऐड के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ऐड जो है संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए, यानी आप जो भी चीज कर रहे हैं उसमें ऐसा क्रिएट कर दें कि लोग उससे जुड़ जाएं। दूसरा आता है सृजनात्मक कौशल, नए और अनोखे विचार बनाना, जैसे डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई, स्क्रिप्ट लेखन हो गया। तो मीडिया हाउस या विज्ञापन एजेंसी में काम करने के लिए रचनात्मकता बहुत जरूरी है। तो भाई कुछ नया चीज होना चाहिए जिससे लोगों को अच्छा लगे और लोग उसके साथ जुड़ जाएं, तो कुछ नई क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब उसमें क्या कर सकते हैं, नई डिजाइनिंग कर सकते हैं या वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या स्क्रिप्ट ऐसे लगे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, उसे देखें। ठीक है, तो ये सृजनात्मक कौशल भी जरूरी है। फिर आता है तकनीकी कौशल, जैसे कैमरा, कंप्यूटर, रिकॉर्डिंग उपकरण, एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाना आदि भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो आधुनिक टेक्निक है इसके द्वारा ही आजकल ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये आधुनिक उपकरण चलाने आने चाहिए। कानून और मीडिया नियमों की जानकारी भी होना जरूरी है, कि भाई कानून और मीडिया के नियमों की जानकारी जरूरी है। कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं भाई जिन पर सोच समझकर बोलना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे रेडियो प्रस्तुति हो गई, वीडियो बनाना, संपादन करना आदि सभी तकनीकी काम में शामिल है। ठीक है, तो ये सारे तकनीकी काम के अंदर ही आते हैं। प्रस्तुति कौशल भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, यानी अच्छा बोलने का तरीका आना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ लोगों को समझाना। ठीक है, अच्छा बोलने का तरीका होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ लोगों को समझाएं ताकि लोग आपकी बातें समझें। रेडियो टीवी पर आने वाले लोगों को यह कौशल आना चाहिए। तो भाई जो भी रेडियो टीवी पर आ रहे हैं तो उनके लिए तो ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है ना, इसके लिए बोलने की प्रैक्टिस और विषय की समझ जरूरी होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, पहले भाई आप अपने विषय को अच्छे से समझें और फिर उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस जरूरी है, ताकि आप सही से बिना अटके और अच्छे से बात कर सकें। प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए, यानी सही और जरूरी सवाल पूछें ताकि गहराई से जानकारी मिल सके। ठीक है ना, तो सवाल का पूछना भी जरूरी है ताकि आप जो जिसके लिए ये काम कर रहे हैं वो चीजें आपको क्लियर हो सके, आप सही सवाल लोगों से पूछ सके ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। साहसी और जिज्ञासी होना जरूरी है, तो भाई साहस के साथ काम करना जरूरी है, और नई चीजों के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, नई चीजों के लिए ये जरूरी है। जैसे पत्रकार को किसी घटना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए सही सवाल पूछने चाहिए, यानी कोई भी घटना घटी है, अगर कोई पत्रकार आया है तो भाई पहले उसे सारी चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, घटना के बारे में पता करना पड़ेगा, तभी क्या कर सकता है, वो एक न्यूज बना सकता है। ठीक है, समूहों के साथ काम करने की क्षमता आनी चाहिए। तो देखिए, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें जो है अलग अलग लोगों के साथ मिलकर ही काम किया जा सकता है। तो अच्छे नेता हो गए, जैसे सुनने वाले हो गए, या संवेदनशील इंसान होने चाहिए। ठीक है, सामाजिक समस्याओं को समझने और हल ढूंढने में मदद करता है। तो इससे क्या होता है भाई, जो सामाजिक समस्याएं हैं, अगर आप टीम में काम करेंगे तो जो भी सामाजिक समस्याएं उनको अच्छे से समझेंगे और उनका हल भी लोगों के साथ मिलकर निकालेंगे तो ज़्यादा जल्दी और सही तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, भाषा और कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है, किसी भी एक विषय में अच्छा बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कंप्यूटर पर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स आदि चलाना आना जरूरी है, क्योंकि भाई ये तो आजकल की बेसिक चीज़ें हैं, तो इनको सीखना जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, रिपोर्ट बनाना, स्लाइड तैयार करना, डाटा संभालना आदि कार्यों के लिए यह जरूरी है। ठीक है, तो क्योंकि भाई अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है, अगर रिपोर्टर
रिपोर्ट बनानी है, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो जरूरी चीजें हैं ये सीखने जरूरी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आप रोजगार तलाश कर रहे हैं संचार माध्यम में तो, ठीक है। अब विकास संचार में करियर के अवसर, ठीक है, तो ये हमने देखा भाई रोजगार के लिए क्या क्या जरूरी था। आप समझेंगे कि कौन कौन से, अगर आपको ये सारी चीजें आ जाती हैं तो विकास संचार में आपके लिए कौन कौन से करियर के ऑप्शन हैं। तो विकास संचार के क्षेत्र में 3 तरह की संस्थाओं में नौकरी के अवसर मिलते हैं। तो 3 तरह की जो संस्थाएं हैं जो काम देती हैं विकास संचार के अंदर, सबसे पहले आती हैं गैर सरकारी संस्थाएं। तो ये वे संस्थाएं जो सरकारी नियंत्रण में नहीं होती लेकिन समाज में जागरूकता फैलाने और विकास कार्यों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं भाई सरकारी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं और उनको जागरूकता फैलाती हैं। तो आप बन सकते हैं भाई विकास पत्रकार हो गया, रेडियो जॉकी एंकर हो गए, अनुसंधानकर्ता हो गए, ठीक है ना, परामर्शदाता हो गए, स्वतंत्र प्रकार हो गए। तो ये सारे जो है गैर सरकारी संस्थाएं जहां पर आपको काम मिलती हैं, ठीक है। फिर आती है सरकारी संस्थाएं। तो सरकार की तरफ से संचालित संस्थाओं में विकास संचार के कई अवसर होते हैं। यहाँ आप बन सकते हैं भाई विकास पत्रकार, रेडियो जॉकी एंकर, अनुसंधानकर्ता, परामर्शदाता, ठीक है, नीति बनाने वाले अधिकारी या प्रशिक्षक बन सकते हैं, जैसे प्रसार भारती हो गया, दूरदर्शन हो गया, आकाशवाणी हो गए। तो ये सारे जो सरकारी संस्थाएं जहां पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्षेत्र जो होता है आप स्वयं अपना काम खोल सकते हैं, ठीक है ना, स्वयं पत्रकार बन के, और जैसे सोशल मीडिया वगैरह पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्षेत्र ये हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई कमेंट है तो जरूर करें।